गुड इवनिंग क्लास। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, बाकी लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं। अभी कोई ज्वाइन नहीं किया है, 2-3 लोग ही हैं। चलिए तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा आप लोग देख रहे होंगे, आज की क्लास का टाइटल क्या है, पीवाईक्यूज है। जो भी हमने यूनिट 3 साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव में पढ़ा है, उसके सारे क्वेश्चंस को, जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं आपके 2025, 24, 23 और 22 के, सारे को हम सॉल्व करेंगे। कहाँ से चलेगा सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव को। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। तो आपको मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, आपको आंसर करना है चैट बॉक्स के थ्रू। क्योंकि देखिए साइकोलॉजी में होता क्या है ना, हमें लगता है कि एक क्वेश्चन के दो दो आंसर हो सकते हैं। अब आज की अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे, मतलब पिछले साल कैसे कैसे क्वेश्चंस इस यूनिट से आए हुए हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम करिकुलम में से अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। अगर जो बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि हम उस चीज के लिए पहले से रेडी रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2025 के पीवाईक्यू से। आपको आंसर्स कहाँ पे करना है? आपको आंसर्स करना है चैट बॉक्स के थ्रू। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। आपको आंसर करना है चैट बॉक्स में। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, हु हैड फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड द क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। किसने पहली बार बात किया था या फिर इन्वेस्टिगेट किया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में? इसके बारे में मैंने काफी अच्छे से आपको पहले ही पढ़ा चुका है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। बस आपको इतना सा बताना है किसने दिया था। काफी सिंपल से ऑप्शंस हैं और आपको आंसर तुरंत बता देना चाहिए अगर आपने मेरी सारी क्लासेस अटेंड करी हैं तो। तो क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग के बारे में बात किसने करी थी? इवान पेवलो ने करी थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आया आपका पूजा का। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो इवान पेवलो के द्वारा दिया गया था। मैंने बताया था कि जो इन्होंने डिस्कवरी किया था ना, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, तब 1904 में। और जो इवान पेवलो थे, काफी रशियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने स्टिमुलस को मतलब कंडीशन करके रेस्पॉन्स को जनरेट कराया था डॉग से। ठीक है, हमने इसमें देखा था 2 टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सेज थे, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स। तो आप इमेजेस के थ्रू आपको मैंने समझाया था कि डॉग है, बिफोर कंडीशनिंग क्या रहता है उसके सामने? एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, जिसको देख के क्या होगा? हमारा अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा। यानी कि हमने इसमें कोई छिड़खानी तो नहीं करी, इसलिए तो अनकंडीशन है ना। ये भी अनकंडीशन स्टिमुलस था, मैंने कुछ तो नहीं किया है। फिर यहाँ पे मैं एक न्यूट्रल स्टिमुलस लाता हूँ, फिर देखता हूँ कि डॉग का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये आपका आपका कब होता है? जब ये बिफोर कंडीशनिंग फेज में होता है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या होता है? मैं इंटीग्रेट करता हूँ किसको? न्यूट्रल स्टिमुलस को। न्यूट्रल मतलब क्योंकि इससे कोई रिएक्शन नहीं मिला था डॉग का, और एक आपका अनकंडीशन स्टिमुलस को। दोनों को मैं जोड़ के डॉग को कंडीशन करता हूँ। ये ड्यूरिंग द कंडीशनिंग फेज है। तो यहाँ पे अनकंडीशन रिस्पॉन्स आता है इस समय भी, क्योंकि डॉग अभी ट्रेनिंग ले रहा है, लिया नहीं है। फिर मैं ऐसे बार बार करते, घंटे बजाते बजाते उसको मील दे रहा हूँ, करते करते उसका आदत लगा दिया मैंने। फिर एक दिन क्या होगा? जब न्यूट्रल स्टिमुलस आपका क्या हो गया, यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस हो चुका है, तो मैं बेल बजाया जैसे ही, तो डॉग के मुंह से सलाइवा बाहर आ गया, लाटा पकने लगा डॉग का। तो ये क्या जो रेस्पॉन्स आएगा, इसको कहते हैं कंडीशन रेस्पॉन्स। तो ये हमारा आफ्टर कंडीशनिंग फेज में होता है। तो इस थ्योरी के बारे में बात किसने करी थी? आपका इवान पेवलो ने करी थी। तो और कुछ कुछ थ्योरीज हैं लर्निंग के, इसको देख लेते हैं हम। जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। मतलब हम कर करके कोई भी चीज को सीखते हैं, लर्निंग बाय अटेम्प्ट्स एंड एरर्स। जैसे कि कोई पजल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरा, अभी हमने क्वेश्चन में बात की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इवान पेवलो ने दिया था, जिसमें इन्होंने एसोसिएट कर दिया स्टिमुलस और रेस्पॉन्स को। एग्जाम्पल आपका हो गया बेल और सलाइवेशन वाला।
फिर आपका आ गया ऑपरेंट कंडीशनिंग जो दिया गया था बीएफ स्किनर जी के द्वारा, जिसमें कोई चीज को हम करते हैं रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड रहता है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट पे। फिर इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी वोल्फ्सवैंग कोहेलर ने, मंकी वाला जो था चिंपैंजी सुल्तान, कि हमें कोई प्रॉब्लम का सडन रियलाइजेशन होता है, बॉक्स वाला मैंने बताया था आपको। फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, हम कोई भी चीज को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। इसके प्रोपोनेंट कौन थे? एल्बर्ट बंडूरा थे। मतलब कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, इमिटेट कर रहे हैं दूसरों को, जैसे चाइल्ड है कॉपी कर रहा है क्रिकेटर्स को। फिर कोग्निटिव लर्निंग यानी कि संज्ञानात्मक विकास, हम क्या सोच के समझ रहे हैं, जैसे जीन पियागेट ने बात करी थी एक्टिव मेंटल प्रोसेसिंग की, कि बच्चे लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर अगला था आपका कंस्ट्रक्टिविटीज लर्निंग, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये बात किया था इसके बारे में ब्रूनर और वाइगोस्की ने। तो नॉलेज कैसे बिल्ड होता है बच्चों का, कोई बात करते हैं, कोई भी इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करते करते। तो या फिर एग्जाम्पल हो गया इसका ग्रुप प्रोजेक्ट। तो ये सारे मैंने थ्योरीज ऑफ लर्निंग आपको काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस याद दिला रहा हूँ कि ये पढ़ाया हमने। ठीक है, अगर नहीं देखा इसे पुराने लेक्चर, सारे लेक्चर्स देखिएगा आप, 6 लेक्चर्स, और फिर इस वीडियो को अटेंड करिएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के लक्षण के बारे में कौन कौन से निम्न पॉइंट में से बात किया जा रहा है। आपको आंसर करना चैट बॉक्स के थ्रू। पहले ऑप्शन में क्या बोला है, टारगेट बिहेवियर इज फॉलोड बाय रीइंफोर्समेंट, द स्टिमुलस रीइंफोर्समेंट ऑकर्स सून आफ्टर द रेस्पॉन्स, द स्टिमुलस occurs immediately before the response, the neutral stimulus eventually becomes the conditioned stimulus। अब ध्यान से पढ़िएगा और मुझे फटाक से आंसर बता दीजिए इस क्वेश्चन का, मैंने आपको पढ़ाया है। अब यहाँ पे किस कौन सी थ्योरी की बात कर रहा है, आपको पहले ये देखना है, ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग की, जो किसके द्वारा दिया गया था, बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। अब उसमें किसके बारे में बात की जाती है और कौन सा आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। दो ऑप्शन होंगे क्योंकि दो दिख रहा है, ए एंड बी, ए सी, ए बी सी डी। तो फटाफट आंसर आप लोग चैट बॉक्स में बताइएगा मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ आपके रेस्पॉन्सेस का। बात की जाती है और कौन सा आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। दो ऑप्शन होंगे, आंसर करिए आप लोग, मैं आपका वेट करूंगा, गलत करे सही करिए। चलिए आंसर करिए। पूजा सर्विस, पूजा ने आंसर किया है ए एंड बी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, तो आपका ए और बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात कर रहा है, पहला नहीं होगा सर्विस, ए एंड डी कैसे होगा, देखो डी क्यों नहीं होगा, यहाँ पे ए एंड डी पहले ऑप्शन बात किया ना, अब डी क्यों नहीं होगा सकता बताओ। यहाँ पे बात कर रहा है कि इसका न्यूट्रल स्टिमुलस इवेंचुअली बिकम्स अ कंडीशन स्टिमुलस, जो न्यूट्रल स्टिमुलस था बेल और सलाइवेशन वाला की बात कर रहे हैं, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बात कर रहा है ना ये तो डी तो किसी भी एंगल से हो ही नहीं सकता है। पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो कट ही जाएगा, बचा ए। ए तो होगा ही, क्यों, द टारगेट बिहेवियर इज फॉलोड बाय रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट की बात करता है कि अच्छा होगा तो हम उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे, नेगेटिव रेस्पॉन्स मिलेगा तो नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल बात करता है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग के बारे में। फिर क्या बोला दूसरे पॉइंट में, स्टिमुलस, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया रीइंफोर्समेंट, ऑकर सून आफ्टर द रेस्पॉन्स। तो रीइंफोर्समेंट कब होता है, जैसा आपको रेस्पॉन्स मिलेगा उस हिसाब से होगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3। चलिए आंसर करिए, कोई नहीं, अभी हम सीख रहे हैं, एग्जाम तो है नहीं, खैर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, गलतियों से इंप्रूवमेंट करना है हमें आगे। तो यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में मैंने बताया था आपको, बीएफ स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें होता है आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में बात की जाती है। इसमें रेड था, लेवर मिलता है, बटन दबाने से करंट लगता है, तो मैं उस बराबर दबाऊंगा, उस लाल बटन को नहीं दबाऊंगा ना, क्योंकि मुझे करंट लगेगा। फिर मैं वही देखूंगा, मैं लेवर को प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे खाना मिल रहा है यहाँ से, तो मैं उसको बार बार करूंगा क्योंकि मुझे उसे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। चलिए मूव ऑन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप लोग रीड करिए और आंसर करिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस फ्रॉम बेसिक टू हायर ऑर्डर्स नीड एज पर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो अब्राहम मैस्लो की मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है, जिसमें इन्होंने 4 चीजों के बारे में बात करी है, आपको अरेंज करना है इसको सीक्वेंस वाइज। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, या फिर एस्टीम नीड्स। तो आंसर करिएगा आप लोग, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया आपको ये सब टॉपिक्स, तो तुरंत आपको सीक्वेंस इसका अरेंज करना आ जाना चाहिए। चलिए आंसर करेंगे, जब तक नहीं आप लोग मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आंसर का वेट करूंगा मैं आज।
लाइव क्लास का मतलब ही क्या है, जब आप आंसर ही नहीं करेंगे, ठीक है। सर्वेश का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 4। और किसी का आंसर आ रहा है? पूजा का भी आंसर 4 आ चुका है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है, CBDA। क्यों सही है? क्योंकि मैंने बताया था मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में हम एक एक ऊपर नीचे से फुलफिलमेंट करते हुए ऊपर जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अपना बेसिक नीड्स को, जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, पहले नंबर पे इसको फुलफिल करेंगे। फिर इसके बाद सेफ्टी देखेंगे अपना, सेफ्टी के बाद अपने लव बिलोंगिंगनेस को देखेंगे, जो भी आसपास अपने फैमिली फ्रेंड्स हैं, फिर उनको एस्टीम करके सेल्फ एक्चुअलाइज करते हैं। तो इस सीक्वेंस में हम ऊपर की तरफ क्रम में बढ़ते हैं। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि हर साल क्वेश्चन इससे एक आ ही रहा है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है दिए गए क्वेश्चंस को। 4 चीजें बात करी इसमें, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग। ये मैंने पढ़ाया था आपको कि कोई भी ग्रुप बनती है तो क्या क्या फेजेस से थ्रू गुजरती है, तो आपको उनको अरेंज करना है सिस्टमेटिक तरीके में। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको अरेंज करना है, ठीक है। पहले ग्रुप में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। चलिए आंसर करिएगा। आपको स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो भी आपको क्वेश्चन लग रहा है सही हो सकता है, आंसर करिए। चलिए फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन सीक्वेंशियल, ये सब तो टिप्स पे रहना चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन है, पढ़ाया वही सेम क्वेश्चन है। चलिए आंसर करिएगा आप लोग। पूजा का आया है आंसर ऑप्शन नंबर 3, आकाश का आया है ऑप्शन नंबर 2, सर्विस का है ऑप्शन नंबर 1। तो तीनों का आंसर अलग अलग है, 3 जन का रेस्पॉन्स आया है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा किसका, सर्विस का। आपको क्या बोला है, स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट को अरेंज करना है सीक्वेंस में। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो सिंपल सा तो था। 5 स्टेजेस मैंने बताया था ग्रुप डेवलपमेंट के होते हैं। सबसे पहला क्या होगा, फॉर्मिंग होता है, ग्रुप बनेगा हमारा। फिर क्या होगा, स्टॉर्मिंग होगा, आपस में लड़ाइयाँ होंगी। फिर क्या होगा, नॉर्मिंग होगा, सबको अपने काम बटेंगे, काम बढ़ जाएगा, किसको क्या करना है, फिर जाके परफॉर्मिंग आएगा। फिर परफॉर्मिंग आने के बाद हमारी ग्रुप, जब टास्क पूरा हो गया तो ग्रुप टूटती है। तो ये 5 स्टेजेस में चलता है। सबको सही आंसर देना था इस क्वेश्चन का। खैर इजी क्वेश्चन था, ये तो गलत नहीं करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैंने इसको काफी अच्छे से पढ़ाया था आपको। फॉर्मिंग मैंने बताया था, हम एक दूसरे को आपस में जानते हैं। ग्रुप जब फॉर्म होता है, फिर आपकी क्लैशेस अराइजन होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टॉर्मिंग फेज में। फिर आपका नॉर्मिंग होता है, रूल्स क्या है, यूनिटी क्या है, कैसे हमें काम करना है। फिर प्रोडक्टिविटी की बात आती है परफॉर्मिंग में। फिर आपका एडजॉर्मिंग में ग्रुप हमारा टास्क कंप्लीट होने के बाद ब्रेक डाउन होता है। चलिए जिनका भी गलत आंसर हो रहा है कोई बात नहीं, आगे से सही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो हमारे 2025 के इतने क्वेश्चन थे आपके साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से। आप लोग देख सकते हैं जो भी चीजें क्वेश्चंस आई हुई हैं, सारी चीजें मैंने आपको क्लास में पढ़ाई हुई हैं। क्योंकि जब भी नोट्स बनाता हूँ तो मैं पीवाईक्यूज को देखता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर नोट्स में कहीं कमी है तो उसको मैं ऐड ऑन करते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपसे कोई आगे के लिए अच्छे से एकदम तैयारी करके चले। तो 2025 हमारा खत्म हो गया, मूव ऑन करते हैं, एक साल पीछे हो जाते हैं, 2024 के देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं यूनिट 3 साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करने की कोशिश करिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ इनेट यानी कि अंदर से एंड लर्न बिहेवियर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर स्किल लर्निंग, अरेंज द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम बेसिक टू स्पेशलाइज्ड। आपको बेसिक से एडवांस की तरफ अरेंज करना है मोटर स्किल लर्निंग की। मान लीजिए कोई भी आपको मूवमेंट कराने में जो जो चीजें हेल्प कर रही हैं, तो आपको जो बिहेवियर होता है हमारा, उसको बेसिक से लेकर एडवांस तक अरेंज करना है। तो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। पहला ऑप्शन में क्या बोला, मास्टरी ओवर स्पेशलाइज्ड मूवमेंट, आपने मास्टरी हासिल कर ली है उस पर्टिकुलर मूवमेंट में। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल रिफ्लेक्सेस टू बेसिक मूवमेंट, मतलब सिंपल रिफ्लेक्स आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, सिंपल से बेसिक बेसिक मूवमेंट्स करना सीख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, मूवमेंट स्किल्स बिकम्स मोर फ्लूइड एंड ऑटोमेटिक, तो आपका मूवमेंट थोड़ा ऑटोमेटिक हो चुका है, थोड़ा फ्लूइड हो चुका है, मतलब पानी जैसा फ्लुएंटली मूवमेंट हो रहा है आपका। और ऑप्शन नंबर डी क्या बोला है, लर्न मोर कॉम्प्लेक्स मोटर पैटर्न्स, फिर आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी सीख रहे हैं उस चीज में। तो आपको अरेंज करना है। ऑप्शंस देखिए कौन सा आपको सही लगता है, फिर चैट बॉक्स में मुझे बताइए। आपको मैं सोचने का पूरा टाइम दे रहा हूँ, आराम से सोचिए। आपको अरेंज करना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में, कैसे हमको स्किल को सीखते हैं, स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग की बात कर रहा है। सर्विस का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 3, पूजा का भी ऑप्शन नंबर 3।
चलिए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सबका आंसर 3 आ रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्यों सही होगा देखिए, सबसे पहला क्या होगा, हम बेसिक मूवमेंट करना सीखेंगे कोई भी चीज का। बेसिक मूवमेंट के बाद क्या बोला है, अब जब हम बेसिक मूवमेंट परफॉर्म कर लेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स मूवमेंट कैसे करना है थोड़ा सा उसमें उसके तरफ देखेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करने के बाद थोड़ा ऑटोमेटिक मूवमेंट आने लगेगा हमारा कोई भी पर्टिकुलर मूवमेंट में। जब थोड़ा सा ऑटोमेटिक फ्लूइड मूवमेंट आने लगा है, फ्लुएंसी आ गई हमारे मूवमेंट में, फिर हम उसमें स्पेशलाइज मूवमेंट करने लगेंगे, मतलब स्पेशलाइज हो चुके हैं, अब उस मास्टरी हासिल कर चुके हैं उस पर्टिकुलर मूवमेंट में। तो मैंने पढ़ाया था आपको स्टेजेस ऑफ मोटर स्किल लर्निंग की, पहला 3 स्टेजेस होते हैं आपके कोई भी मोटर स्किल को सीखने के लिए। पहला होता है कोग्निटिव, दूसरा होता है एसोसिएटिव, तीसरा होता है आपका ऑटोनोमस। कोग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, मतलब दिमाग लगाकर सोचकर सीखते हैं, दिमाग में बैठाते हैं। एसोसिएटिव मतलब आप एसोसिएट कर रहे हैं, सर ने ऐसा बताया था, ऐसे करके ऐसे मूवमेंट जाएगा, यानी कि आप दो चीजों में एसोसिएट कर रहे हैं। और ऑटोनोमस मतलब ऑटोनॉमी आ चुकी है, अब थोड़ा आप एडवांस पहुंच चुके हैं। तो ये 3 स्टेजेस थे आपके लर्निंग के, मोटर स्किल लर्निंग है, ठीक है। कोग्निटिव स्टेज जिसमें हम फैमिलियर होते हैं स्किल के साथ, एसोसिएटिव स्टेज जिसमें हम इंप्रूव करते हैं अपने एग्जीक्यूशन को, और ऑटोनोमस स्टेज जिसमें हम प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते उसमें फ्लुएंसी हासिल कर चुके हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, विच थ्योरी ऑफ प्ले एम्फसाइजेस द रोल ऑफ प्ले इन एडिंग अ चाइल्ड्स कोग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास करने में कौन सा थ्योरी ऑफ प्ले इंपॉर्टेंट है जिसमें बात की जाती है। तो सारे थ्योरीज को देखिए एक बार कि इसमें क्या बात किया हुआ है, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था उनको रिकैप करिए, इसमें क्या बोला था सर ने और किसका आंसर हो सकता है। Which theory of play emphasizes the role of play in aiding a child's cognitive development? Psychoanalytic theory, social learning theory, cognitive development theory और ecological system theory। तो आंसर करिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। आप लोग के आंसर थोड़ा टाइम लेट ले रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए, दिमाग लाइए, कोई भी आंसर करिए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो आंसर करिए कि कौन सा आपको लग सकता है ये होगा इसका आंसर। गलत होगा तो मैं बताऊंगा सही क्या है। चलिए फटाफट आंसर करिए, जब तक आंसर नहीं करेंगे मैं आगे मूव ऑन नहीं करूंगा, क्योंकि कराने के क्वेश्चंस लाइव क्लास में मतलब ही क्या है। अभी मैं इसको टेस्ट सीरीज बना के डाल दूंगा ऐप में, वहां से आप कर ही सकते हैं, पर मैं उसको लाइव क्लास में करवा रहा हूँ ताकि आपको एक्सपोजर मिले उस क्वेश्चन से, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस चीज के लिए आप अभी से प्रिपेयर रहें। ऐसा तो नहीं मैं 2-2 घंटे पढ़ा रहा हूँ आपको कि पक जा रहे हैं, कोई भी लेक्चर 1 घंटा ज्यादा मैं खुद ही नहीं पढ़ाता हूँ। तो विच थ्योरी ऑफ प्ले एम्फसाइजेस द रोल ऑफ प्लेइंग इन एडिंग अ चाइल्ड कोग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन सा थ्योरी ऑफ प्ले में बात करता है। कौन सी थ्योरी बात करें आप खुद ही सोचिए। साइको एनालिटिक थ्योरी में किसने बात किया था, सिगमंड फ्रॉइड ने बात किया था, उसमें आईडी ईगो सुपर ईगो वाले में, तो वो तो लिबिडिनल डिजायर्स के ऊपर था, तो उस पर तो कहीं कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करा सिगमंड फ्रॉइड ने। दूसरा था आपका सोशल लर्निंग थ्योरी, किसने बात किया था, आपका एल्बर्ट बंडूरा ने बात किया था कि हम समाज से इन्वायरमेंट में से कुछ कुछ चीजें सीखते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी तो आपका जीन पियागेट ने बात किया था, तो आपका तो यही बचा ना, कोग्निटिव यहीं पे दिया हुआ आंसर में कोग्निटिव दिख रहा है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, इकोलॉजिकल तो हमने पढ़ा ही नहीं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 को लॉक करते हैं, देख लेते हैं सही है कि नहीं। सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को और आंसर करने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा देखकर घबराइए मत, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, इमेजरी एंड सिमुलेशन आर बोथ साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग टेक्निक्स। इमेजरी और सिमुलेशन आपका साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग टेक्निक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिलेशन टू इमेजरी एंड स्टिमुलेशन। तो इसके रिगार्डिंग आपका इमेजरी और स्टिमुलेशन में कौन सा दिए गए पॉइंट सही है। तो देखिए आपको इसका मतलब पता रहना चाहिए पहले, इमेजरी का मतलब क्या होता है और स्टिमुलेशन में क्या होता है। इमेजरी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं खेल रहा हूँ हॉकी, मैं सोच रहा हूँ कल मैं गोल मारूंगा, माइंडली मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे मारूंगा, टाइमिंग अच्छा जाएगा शॉट का, मैं मतलब माइंड में कहीं ना कहीं मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे इमेजरी। और सिमुलेशन में क्या होता है, सिमुलेशन होता है कि आप जो भी सोच रहे हैं उसको रियलिस्टिकली प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए हुआ कहता है जब 2011 का वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया में, तो कौन सी टीम थी, इंग्लैंड थी जैसे मान लीजिए, तो वो पहले आ गए थे, 1 महीना पहले अपना कैंप लगा दिया था उन्होंने इंडिया में। उन्होंने क्या किया था, क्राउड जब प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टेडियम में तो उन्होंने स्पीकर लगा दिए थे स्टैंड में, कि इंडिया की जब क्राउड आती है, इंडिया में मैच हो रहा है तो इंडिया की क्राउड बहुत ही चिल्लाएगी,
तो क्या लाउड स्पीकर लगा दिए थे पूरे स्टेडियम में चारों तरफ, और क्लैपिंग वगैरह का साउंड उसमें चला के प्रैक्टिस कर रहे ताकि अपने आप को सिमुलेट करे, किस लिए, जो रियलिस्टिक जैसा चीजें होंगी उस हिसाब से। तो यही होता है आपका सिमुलेशन में। अब बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पढ़कर क्या हो सकता है। इमेजिनरी एंड सिमुलेशन आर बोथ साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग टेक्निक्स। साइकोलॉजिकली आपको सिखाया जा रहा है, स्किल ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इसमें एक टेक्निक होती है। तो कौन से ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। स्टिमुलेशन रिक्वायर ग्रेटर रिसोर्सेज ऑफ टाइम। यहाँ बात कर रहे हैं किसके, स्टिमुलेशन की बात कर रहा है आपकी, कि क्या चाहिए हमें, ग्रेटर रिसोर्सेज चाहिए, टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे रियलिस्टिक सिचुएशन बनाना पड़ता है, प्रैक्टिस के दौरान करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही होगा ना। इट इज सुपीरियर टू इमेजरी एज ट्रेनिंग टेक्निक्स, तो पहला तो बिल्कुल सही होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या बोला है। इमेजरी अलाउस इंडिविजुअल्स टू प्रैक्टिस मेंटली whereas simulations attempts to create circumstances of competition in practice। बिल्कुल सही, जो मैंने आपको समझाया ना। इमेजरी क्या कर रहा है, एक इंडिविजुअल को मेंटली प्रिपेयर करा रहा है, और सिमुलेशन क्या कर रहा है, सर्कमस्टेंस वैसा सिचुएशन बना दे रहा है जैसा कंपटीशन कम होगा आपका प्रैक्टिस में ही। तो पहला और दूसरा तो सही है। अब तीसरा में क्या बोला है, स्टिमुलेशन ट्रेनिंग टेक्निक्स कैन ओनली बी गिवन टू द एथलीट इफ दे गो थ्रू द इमेजरी ट्रेनिंग एट द बिगिनिंग। कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, आपका लग रहा है हो सकता है सही, तो इसको होल्ड करते हैं, ठीक है। क्या बोला इसमें, सिमुलेशन ट्रेनिंग उसी एथलीट को दिया जा सकता है, उससे पहले आपको इमेजरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मान लीजिए। अब क्या बोला, इमेजरी हेल्प्स द एथलीट इन सेटिंग देयर डेली गोल्स एंड स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन। इमेजरी ऑफ द एथलीट इन सेटिंग देयर डेली वे, तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा आपका आंसर। फिर क्या बचा आपका, इमेजरी टेक्निक इज इनकम्प्लीट विदाउट फॉलोइंग इट विद स्टिमुलेशन, तो ये तो बिल्कुल गलत ही बात कर रहा है। तो आपका आंसर देखेंगे तो तीन ऑप्शन है, ठीक है। तो कौन सा मुझे तीन लग रहा है, ए बी और डी लग रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए बी डी। ऑलमोस्ट सभी के सही आंसर आए। बस आपको मतलब पता रहेगा ना, तो क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही निकाल लेंगे। साइकोलॉजी में एक होता है बस कि क्या क्या पढ़ना है, हमें साइकोलॉजी में बस थ्योरीज पढ़ना है। हमने थ्योरीज पढ़ लिया, एक बार समझ गए, जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन आ जाए साइकोलॉजी का, आप उसको अटेम्प्ट इजीली कर लेंगे। बस आपको एक बार जब भी पढ़े तो अच्छे से क्लियर रहना चाहिए कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है देखते हैं। मैच करना है आपको, मोटर लर्निंग का कंसेप्ट दिया गया है, लिस्ट 2 में उनके डेफिनेशन दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में किसके बारे में बात करता है, प्रैक्टिस वेरिएबिलिटी में किसके बारे में बात की जा रही है, फीडबैक फ्रीक्वेंसी में किसके बारे में बात की जा रही है, और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस में किसके बारे में बात की जा रही है। आपको बताना है फटाफट आंसर इस क्वेश्चन का। देखता हूं कौन बताता है मुझे पहले। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यहां से यहां, एक कंटेक्स्ट से दूसरे कंटेक्स्ट, जो मैंने यहां सीखा था यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। तो क्या हो जाएगा एक आंसर आपका, पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नॉलेज स्किल्स लर्न इन वन कंटेक्स्ट टू अदर। तो ए का तो मुझे मिल गया आंसर, ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दिख रहा है आपको, एबिलिटी और टू अप्लाई नॉलेज स्किल्स लर्न इन वन कंटेक्स्ट टू अनदर। अब प्रैक्टिस वेरिएबिलिटी, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वेरिएबिलिटी मतलब वेरी कर रहा है कहीं ना कहीं। तो क्या बोला है आपको दिख रहा होगा फोर्थ ऑप्शन में, क्या बात कर रहे हैं, वेरिएशंस इन प्रैक्टिस कंडीशंस टू इंप्रूव एडेप्टेबिलिटी एंड जनरेशन ऑफ स्किल्स। वेरिएशन की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ वेरिएबिलिटी बात कर रहा था, याद चीज प्रैक्टिस में वेरी कर रही है। तो बी का हो गया मेरा 4। तो ए का 3 किसमें है, इसमें है, बी का 4 इसमें है। तो यही मुझे आंसर मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर 2। सभी का आंसर भी 2 ही आ रहा है। सी का आपका हो जाएगा 2, फीडबैक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार कोई चीज रिपीट हो रही है। तो सी का क्या हो जाएगा आपका, रेफर्स टू द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ फीडबैक प्रोवाइडेड ड्यूरिंग स्किल एक्विजिशन। और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस मतलब मैंने प्रैक्टिस को बांट दिया है, किसमें बांटूंगा मैं, रेस्ट और रिकवरी पीरियड में। तो प्रैक्टिस ऑफ स्किल विद अ रिकवरी एंड रेस्ट पीरियड बिटवीन ईच अटेम्प्ट। तो आंसर मिल गया मुझे ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही स्लो में पढ़ रहे हैं आज, ज्यादा कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर आपका 2 सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, which of the following approach of personality is described as unique and stable characteristics of an individual। तो दिए गए पर्सनालिटी में से किसमें बात की जाती है, यूनिक। यूनिक मतलब बाकी सबसे अलग है, उसमें यूनिक है, और स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कहीं ना कहीं पाई जाती है सब में। तो इसके बारे में कि कौन से अप्रोच में बात की जाती है, ये बात कर रहा है किसकी, पर्सनैलिटी अप्रोच की बात कर रहा है। मैंने आपको थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ाई थी ना, उसमें बताया था ये। तो टाइप अप्रोच में बात कर रहा है, ट्रेट अप्रोच में बात कर रहा है, साइको एनालिटिक अप्रोच में बात कर रहा है, फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में बात की जाती है यूनिक एंड स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आंसर करिए फटाफट। चलिए पूजा, आकाश, सर्वेश,
इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको सोचने में इस क्वेश्चन को? चलिए आगे आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, ट्रेट अप्रोच। बिल्कुल सही आंसर है। ट्रेट अप्रोच लक्षण वाली की बात करता है। मैंने पढ़ाते वक्त बताया था थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी में 4 थ्योरीज मैंने बताया था। पहला बताया था साइकोडायनेमिक थ्योरी, दूसरा बताया था सोशल लर्निंग थ्योरी, तीसरा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और चौथा आपको ट्रेट थ्योरी के बारे में मैंने पढ़ाया था। फटाफट देख लेते हैं। साइकोडायनेमिक अप्रोच को दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, प्लेजर सीकिंग मैकेनिज्म। आईडी बात करते हैं, ईगो में कॉन्शियस लॉजिकली सोचते हैं और सुपर ईगो में मोरालिटी के बारे में सोचते हैं, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। सोशल लर्निंग थ्योरी आपका दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने कि हम दूसरों को इमिटेट करके कॉपी करके चीजों को चलते हैं समाज में। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में सेल्फ के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइज कैसे करें हम चीजों के बारे में। और ट्रेट थ्योरी में बात की जाती है, मैंने बताया था यहाँ पे कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं जो किसी किसी में डोमिनेंट होते हैं। सेंट्रल ट्रेट्स यानी कि ऐसे लक्षण जो सब में कॉमन तरीके से पाए जाते हैं, जैसे कि होनेस्टी, काइंड। और मैंने कार्डिनल ट्रेट्स में आपको एग्जांपल दिया था मदर टेरेसा का सेल्फलेस बिहेवियर के बारे में, जो सबको ये बिहेवियर उस इंसान को उसके पूरे छवि के बारे में बता रहा है। ये अलग अलग थ्योरीज के बारे में बात हो गया। अब आगे मूव ऑन करते हैं 2023 की तरफ। तो 2023 का आपका पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। फटाफट आंसर कर दीजिए। आकाश उसका 4 नहीं होगा, 4 कैसे कर रहे हो आप आंसर इस क्वेश्चन का? ट्रेड थ्योरी भी नहीं, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी नहीं होगा ना। यूनिक बोला है ना, यूनिक मतलब सब में कहीं ना कहीं पाया जा रहा है, उसको अलग बना रहा है। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 को फटाफट। फिर से आपका आगे देखिए कितना सारा क्वेश्चन आ गया। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स से वापस से क्वेश्चन आ गया 2000, ये 23 का क्वेश्चन है, ठीक है। चला गया, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर आपको दिख गया, खैर सभी को पता भी होगा। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स 1954 यहाँ पे गलत दिया हुआ शायद, नहीं 1954 में क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था ये बेसिकली। तो 1954 में मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स बेसिकली 1943 में दिया गया था मेरे हिसाब से, 1940s में। तो वही बोला है आपको, इसमें भी अरेंज करना है प्रायोरिटी में नीचे से ऊपर की तरफ। तो अगर हम अरेंज करेंगे तो आंसर मुझे मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया था आंसर। सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करेंगे, फिर सेफ्टी, फिर लव एंड बिलोंगिंग में उसको एस्टीम करके सेल्फ एक्चुअलाइज करेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से सोचिए और आंसर करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आंसर करिए, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। 2 स्टेटमेंट दिए गए आपको, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। जितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उतने आसान भी होते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए उसमें पूछा क्या है। तो क्या बोला है स्टेटमेंट नंबर 1 में, अकॉर्डिंग टू कोग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक विकास के हिसाब से क्या बोला है, रिमेंबरिंग इज द एबिलिटी टू रिकॉल। रिमेंबरिंग इज द, मैं कोई चीज को याद कर रहा हूँ, ये किसकी एबिलिटी है, मैं उस चीज को वापस से रिकॉल कर पा रहा हूँ, रिट्रीव कर पा रहा हूँ, यानी कि वापस ला पा रहा हूँ। कहाँ पे? रेलिवेंट नॉलेज फ्रॉम आवर मेमोरी, अपनी मेमोरी से वापस से ला पा रहा हूँ। तो कोग्निटिव डोमेन में बात करते हैं इसके बारे में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट तो बोल रहा है ना। अकॉर्डिंग टू कोग्निटिव डोमेन, रिमेंबरिंग इज द एबिलिटी टू रिकॉल एंड रिट्रीव रेलिवेंट नॉलेज फ्रॉम मेमोरी। मैं वापस अपने मेमोरी से ला रहा हूँ, रिट्रीव कर रहा हूँ, वापस ला रहा हूँ। फिर क्या बोला आपका, ability of an athlete to maintain basic skills of sports or students ability to identify health related components of fitness is reflection of applying। तो स्टेटमेंट नंबर 2 में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या बोला है, एबिलिटी ऑफ एन एथलीट टू मेंशन बेसिक स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि एक एथलीट की एबिलिटी है उसकी स्किल्स दर्शाने की, किसमें, खेल के बारे में बात कर रहा है, स्पोर्ट्स में, यानी कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स की बात कर रहा है ना, स्किल रिलेटेड की बात कर रहा है। और यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा है कि वही दोनों सेम है क्या, दोनों सेम कैसे, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो मेरा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, तो 11 का क्वेश्चन समझ में आ गया, किसी को डाउट होगा तो बताइए, आगे मूव ऑन करें। हाँ सर्वेश, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। जितना बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन उतना सिंपल है, ध्यान से पढ़िए क्या बोला है।
विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस विल हेल्प इन डेवलपिंग यूनिक स्ट्रेटेजीज टू मोटिवेट एथलीट्स। अब क्या बात किया है, कौन सा अप्रोच रहेगा जो हेल्प करेगा यूनिक स्ट्रेटेजीज से डालकर किसी एथलीट को आप मोटिवेट कर पाए। तो कौन कौन से तरीके आप अपना सकते हैं, कोग्निटिव एंड पेडागोजिकल। कोग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड, पेडागोजिकल मतलब कैसे पढ़ाना है, ये सब के बारे में हम देखते हैं पेडागोजी में। लोड एंड रिकवरी की बारे में बात कर रहा है। फिर सोशल सपोर्ट, फैसिलिटेशन, उसको सोशली सपोर्ट करेंगे, कर सकता है भाई तू कर, फैसिलिटेट करेंगे। विगरस मतलब बहुत ही कठोर और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करवाएंगे। या फिर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले इसको पढ़ो। Which of the following approaches will help in developing unique strategies to motivate athletes? कैसे हम एथलीट को मोटिवेट कर सकते हैं, यानी किसकी बात कर रहा है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा है, कैसे आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। लोड एंड रिकवरी देके मोटिवेट नहीं, क्योंकि ये फिजिकल कंपोनेंट की बात कर रहा है। पहला कोग्निटिव बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल हो सकता है आपका, लोड एंड रिकवरी नहीं होगा। सोशल सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन, ये भी आपका साइकोलॉजिकल पॉइंट है, बिल्कुल हो सकता है। विगरस एंड कंटिन्यूअस फिर आ गया फिजिकल पे, ये भी नहीं होगा। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, फिजिकल भी होता है, फिजियोलॉजिकल मतलब मेरे बॉडी के फंक्शन, ये भी आपका साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल तो बात कर नहीं रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए और सी हो जाएगा। ए और सी आपका किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस विल हेल्प इन डेवलपिंग यूनिक स्ट्रेटेजीज टू मोटिवेट एथलीट। कैसे हम एक एथलीट को मोटिवेट कर सकते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में बात की जा रही है। तो आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, नहीं तो आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, बिहेवियर एट एनी टाइम इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन द सिचुएशन एंड आवर पर्सनैलिटी इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सनैलिटी थ्रू। बिहेवियर मतलब एक इंसान की बिहेवियर है, कभी भी मान लीजिए कोई भी समय में क्या निकल रहा है, बोला प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है किसका, इंटरेक्शन बिटवीन द सिचुएशन, आपके सामने कैसा सिचुएशन आया, उससे आपने इंटरेक्ट किया, और हमारे पर्सनालिटी का दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट है कि हमारा बिहेवियर क्या रहेगा। तो ये कौन से पर्सनालिटी अप्रोच में दर्शाता है, आपका इंटरेक्शन अप्रोच में कैसा आपका इंटरेक्शन हुआ, उस हिसाब से आपने बिहेव किया, या फिर कैसा सिचुएशन आया, या फिर कैसा आपका ट्रेड था, या फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में। देखिए क्वेश्चन का आपको लग रहा होगा ये भी हो सकता है, 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 ये क्वेश्चन है डाउटफुल वाला, पर एक तो आंसर होगा जो उनके आंसर की में दिया गया है, देखेंगे कौन सा आंसर है। चलिए पहले आप लोग बताइए कि क्या आंसर हो सकता है आपके क्वेश्चन नंबर 13 का। बिहेवियर एट एनी टाइम, किसी भी समय, देखिए जब क्वेश्चन किसी भी समय व्यवहार, परिस्थिति और हमारे व्यक्तित्व के बीच एक अंत क्रिया का उत्पाद होता है, यह व्यक्तित्व की व्याख्या किस दृष्टिकोण से की जाती है। बाकी लोग भी आंसर करिए, सिर्फ एक ही आंसर आया अब तक। आंसर करिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का, सिर्फ एक ही आया अभी तक। क्या बोला है, बिहेवियर एट एनी टाइम, कोई भी टाइम का मेरा बिहेवियर है, प्रोडक्ट इसका बोला इंटरेक्शन बिटवीन द सिचुएशन, कैसा सिचुएशन मेरे सामने आया और मेरा पर्सनैलिटी क्या था। तो यहाँ पे कौन से अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपका सिचुएशन, तो कैसे भी आ सकता है ना, आप उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आपका पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए वहां पे कोई, मान लीजिए कोई गड्ढे में गिरा हुआ है, वो ऑलरेडी उस सिचुएशन पे पहले से है, अब जाके वहां पे आप इंटरेक्ट करेंगे तभी तो आपका अप्रोच दिखाएगा ना। तो जब तक मैं किसी से इंटरेक्शन नहीं करूंगा तो मुझे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कैसे पता चलेगा। क्या बोला है, इंटरेक्शन बिटवीन द सिचुएशन एंड आवर पर्सनैलिटी। अब मेरा पर्सनैलिटी कैसे, जब मैं जाके उसको इंटरेक्ट करूंगा, कोई गड्ढे में गिरा उसको उठाऊंगा, यानी कि मैं जाके वहां पे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तभी तो मैं जाके गड्ढे से निकाल रहा हूँ उसको, तो मेरा पर्सनैलिटी वहां पे एग्जिबिट हो रहा है, जो भी मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब वो सिचुएशन था, मान लीजिए टू क्यों नहीं होगा, मैं ये समझा रहा हूँ आपको, सिचुएशन अप्रोच क्यों नहीं होगा। अब वो कोई सिचुएशन में पड़ा हुआ है, मान लीजिए इंसान गड्ढे में गिरा हुआ, तो सिचुएशन ऑलरेडी है ना। अब जब मैं जाऊंगा वहां पे इंटरेक्ट करूंगा, देखूंगा भाई गड्ढे में गिरा हुआ है, मैं उसको निकालूं जैसा वो सिचुएशन में था, तो वहां पे मैं इंटरेक्शन अप्रोच की बात कर रहा हूँ। इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, सिचुएशन अप्रोच, इंटरेक्शन अप्रोच। बाकी तो दो तो नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर। तो ह्यूमनिस्टिक में सेल्फ के बारे में बात की जाती है और ट्रेट में लक्षण के बारे में बात की जाती है, जो स्टेबल एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था अभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से पढ़िएगा, इजी क्वेश्चन है, पर हम हड़बड़ी में इस क्वेश्चन को गड़बड़ कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि हम करके आए, फिर आए रूम पे देखे और आंसर्स की आ गई, तो इतना इजी क्वेश्चन था, इसको मैंने कैसे गलत कर दिया। ये वैसा ही क्वेश्चन है, तो आपको मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ लाइव में सॉल्व करने का।
विन एट ऑल कॉस्ट फिलॉसफी, करो या मरो कैसे भी जीतना है मुझे, तो ये फिलॉसफी कौन से बिहेवियर को प्रमोट करता है? स्पोर्ट्समैनशिप को, कमिटमेंट को, लॉयल्टी को, या फिर अब्यूज ऑफ ड्रग्स को? किसको प्रमोट करता है? फटाफट आंसर बताइएगा, इतना इजी क्वेश्चन है, टाइम क्यों लगा रहे हो समझ नहीं आ रहा है, कहाँ सो रहे हो सभी लोग? आकाश का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, कमिटमेंट। सर्वेश का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, कमिटमेंट। स्पोर्ट्समैनशिप, कमिटमेंट, लॉयल्टी, अब्यूज ऑफ ड्रग, सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए ध्यान से पढ़िए, ऐसा कोई सिचुएशन आता है ना कि हमें कैसे भी जीतना है, तो वहां पे कौन सा फिलोसफी प्रमोट करेगा, कौन सा बिहेवियर हमारा प्रमोट करेगा, मतलब ऐसा कौन सा बिहेवियर को प्रमोट कर रहा है कि मुझे कैसे भी जीतना है, तो आपको कमिटमेंट बढ़ जाएगा, आप एब्यूज ऑफ ड्रग्स की तरफ भी जाने लगेंगे, मुझे कैसे भी जीतना है तो मैं ड्रग्स भी कंज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कैसे भी सिचुएशन में जीतना ही है। कमिटमेंट भी कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बोला था मैं कि साइकोलॉजी में ऐसा रहता है कि मुझे लगता है ये भी आंसर होगा ये भी होगा, पर एक स्पेसिफिक जो आंसर की में दिया गया है इसका आंसर कमिटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, कि मान लीजिए जब मुझे पता है कि भाई मेरे सामने ऐसा सिचुएशन आ गया, मुझे किसी भी हाल में मैच जीतना आगे क्वालिफाई करने के लिए, तो हमारा कमिटमेंट उसके प्रति बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ता है। पर इसका फलस्वरूप क्या होता है, हम ड्रग्स भी कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये बिहेवियर को भी कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है, एब्यूज ऑफ ड्रग्स, डोपिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर की में तो खैर ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाकी 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो गलत तो नहीं बोलेंगे जितने जो भी आंसर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। अब क्या बात किया है क्वेश्चन नंबर 15 में, ध्यान से पढ़िएगा, असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है आपका। डिटरमाइनिंग पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। किसी के इंसान, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विशेषताओं का निर्धारण करना कठिन और चुनौतीपूर्ण है भैया मैं कैसे बता दूंगा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपका लक्षण क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसी भी इंडिविजुअल का, काफी डिफिकल्टी है, चैलेंजिंग है। एग्री करते हैं? बिल्कुल करते हैं, सभी लोग करते हैं, करते हैं। अब रीजन में क्या बोला है, टिपिकल रेस्पॉन्स एंड रोल रिलेटेड बिहेवियर डोंट ऑलवेज रिफ्लेक्ट अ पर्सन्स ट्रू पर्सनैलिटी। टिपिकल रेस्पॉन्स आ रहा है कोई इंसान का, कोई भी मान लीजिए सिचुएशन में पड़ गया मैं, अब उसने ऐसा रेस्पॉन्स रिएक्ट कर दिया उस सिचुएशन में, एंड रोल रिलेटेड बिहेवियर डोंट ऑलवेज रिफ्लेक्ट अ पर्सन्स ट्रू पर्सनैलिटी। हर बार जरूरी थोड़ी है कि वो इंसान का वही उसका छवि दर्शा दिया, क्योंकि उसने उस सिचुएशन में एक ऐसा रेस्पॉन्स जनरेट किया था। तो क्या होगा आपका आंसर? पहला तो सही है, सभी लोग बता देंगे। अब दूसरा क्या होगा, मैंने समझा दिया आपको इसका मतलब। अब आप इसका मुझे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का। अभी तक किसी के आंसर नहीं आए हैं, सोचिए आराम से और आंसर करिए। सर्विस का आ चुका है ऑप्शन नंबर 3। सर्विस, आप तीसरा आंसर कैसे कर रहे हो, सोचो एक बार वापिस से। क्या बोला है रीजन में, क्या बोला देखो, टिपिकल रेस्पॉन्स एंड रोल रिलेटेड बिहेवियर डोंट ऑलवेज रिफ्लेक्ट अ पर्सन्स ट्रू पर्सनैलिटी। भाई मान लीजिए मैं गुस्से में था, मेरे सामने ऐसा सिचुएशन आ गया तो मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया। मान लीजिए आप मैसेज किया, मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था, काफी चैट्स का रिप्लाई करके थे, मैंने आपको गुस्से में रिप्लाई कर दिया, तो क्या मैंने गुस्से में रिप्लाई कर दिया आपको, तो क्या ये चीज ये एग्जिबिट करता है कि मेरा पर्सनैलिटी हमेशा ऐसा ही है? इस पॉइंट पे तो यही बोला है ना, डोंट ऑलवेज रिफ्लेक्ट अ पर्सन ट्रू रेस्पॉन्स पर्सनैलिटी, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से। दोनों सही है, पर दोनों एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे अर्थन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ा करिए, यहाँ पे बिकॉज लगा दीजिए। अगर पहले का आंसर दूसरा वाला कर रहा है, उससे रिलेटेड बात की जा रही है, तब वो दोनों रिलेट करते हैं। अगर बिकॉज लगाने के बाद आपका स्टेटमेंट सही हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा है, तो दोनों सही तो है पर लिंकअप नहीं है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन करके आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द लर्निंग डोमेन कंसर्न्ड विद एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशंस इज रेफर्ड एज। लर्निंग डोमेन के बारे में बात कर रहा है, क्या चीज से कंसर्न होता है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, आपने नॉलेज को एक्वायर किया एंड इट्स एप्लीकेशन, और फिर उसको अप्लाई किया, तो ये कौन से लर्निंग डोमेन में बात करता है, अफेक्टिव में, साइकोमोटर में, सोशल या फिर कोग्निटिव डोमेन में?
किसमें हो जाएगा आंसर करिए सभी लोग, वैष्णवी, सर्वेश, आकाश, पूजा, सबको मैं लेकर चल रहा हूँ साथ में, इसलिए स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं बहुत ही तेज तेज फटाफट फटाफट आंखें मूव ऑन करता हूँ, बहुत तेज बोलता हूँ, ऐसा बच्चे बोलते हैं। आकाश का आंसर आ चुका है 4th, मैंने शायद आपका ही ले, चलिए आंसर आ गया। बाकी लोग भी आंसर करिए, क्या लग रहा है आपको इस क्वेश्चन का? लर्निंग डोमेन कंसर्न्ड विद एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन इज रेफर्ड टू एज। देखिए ध्यान से, अफेक्टिव में किसके बारे में बात की जाती है? एटीट्यूड, वैल्यूज के बारे में बात की जाती है। साइकोमोटर मतलब मेरी एबिलिटी क्या है, मैं कैसे परफॉर्म कर पा रहा हूँ कोई भी स्किल को। सोशल मतलब दूसरों की इन्वायरमेंट, समाज के बारे में बात की जा रही है। कोग्निटिव मतलब मैं सोच के कोई चीज को, नॉलेज, थिंकिंग, बिहेवियर, थिंकिंग पावर, सारी चीजों के बारे में बात की जाती है संज्ञानात्मक विकास में, कोग्निटिव डेवलपमेंट में। आंसर तो 4 हो जाएगा ना, बहुत सिंपल सा आंसर था इस क्वेश्चन का। अब मूव ऑन करते हैं 2022, एक साल और पीछे चलते हैं, 2022 में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके यूनिट 3 साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान आंसर। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। पहला क्या बोला है असर्शन में? टीम्स परफॉर्मेंस गोज डाउन ड्यू टू लैक ऑफ कोऑपरेशन। मान लीजिए एक टीम है 11 लड़कों की, फुटबॉल टीम, हॉकी टीम, जो भी टीम है, अब उनके बीच में आपस में कोऑपरेशन नहीं रहे तो क्या उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी? बिल्कुल होगी। तो पहला स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है। रीजन पे आते हैं, रीजन में क्या बोला है? ग्रुप कोहेजन इज द टुगेदरनेस अमंग ग्रुप्स मेंबर्स स्ट्राइविंग फॉर अ कॉमन गोल। मैंने ग्रुप कोहेजन मतलब बताया था, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं ग्रुप में, सबका गोल क्या रहता है? एक कॉमन गोल के लिए हम मैच जीतना है, तो हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब ग्रुप कोहेजन है, कोहेसिवनेस है, स्टिक टुगेदर है। तो ये भी आपका सही है। तो क्या पहला वाला दूसरे को जस्टिफाई कर रहा है? टीम परफॉर्मेंस गोज टू लैक ऑफ कोऑपरेशन, यहाँ पे बिकॉज अगर हम ऐड कर देते हैं, बिकॉज ग्रुप कोहेजन इज द टुगेदरनेस अमंग ग्रुप मेंबर्स स्ट्राइविंग फॉर अ कॉमन गोल। 4 के लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया आपने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिफाई कर रहा है, दोनों सही तो है, ये तो मैंने बता दिया। क्या जस्टिफाई कर रहा है? फटाफट बताइए आप लोग चैट बॉक्स में। मेरे हिसाब से तो कर रहा है। आंसर आप लोग करिए, आपको क्या लगता है? गलत सही छोड़िए, कोई नहीं देख रहा, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, जब एग्जाम में नंबर आता है तब देखते हैं सब। वैष्णवी के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, आप ध्यान से पढ़िए एक बार और क्वेश्चन को। ऊपर में भी बात कर रहा है, कहीं ना कहीं ग्रुप के बारे में बात की जा रही है, नीचे में भी वही चीज बात कर रही है, दोनों का पर्पस सेम है। देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा आपका। आंसर यही है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला बिकॉज लगा के देखिए, टीम्स परफॉर्मेंस गोज डाउन ड्यू टू लैक ऑफ कोऑपरेशन। अगर टीम परफॉर्मेंस गिर जाएगा अगर हमारे अंदर कोऑपरेशन नहीं रहेगा। और ग्रुप कोहेजन मतलब क्या होता है? हमारे अंदर क्या है? कोऑपरेशन ही तो है, हम कैसे आपस में जुड़कर काम कर रहे हैं, एक टुगेदर यूनिट की तरह काम कर रहे हैं कॉमन गोल के लिए। तो टीम्स परफॉर्मेंस गोज डाउन ड्यू टू लैक ऑफ कोऑपरेशन बिकॉज ग्रुप कोहेजन इज अ टुगेदरनेस अमंग ग्रुप्स मेंबर्स स्ट्राइविंग फॉर अ कॉमन गोल। जो पहले पॉइंट ने बोला है यार, तो पूरा तो उसको वही तो पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही है अच्छे से, तो ये इसका रीजन है जो पहले ऊपर में दिया गया स्टेटमेंट। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सही होते हैं जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं असर्शन रीजन के। आजकल तो ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा ना असर्शन रीजनिंग कब आया? जब हम 23-22 में गए, जब हमने दिया था ना सीयूटी पीजी, तब ऐसे क्वेश्चन आते थे असर्शन रीजन वाले। आजकल तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, ए बी ऐसे वाले। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेजेस ऑफ लर्निंग आर। कौन कौन से स्टेजेस हैं लर्निंग के? एसोसिएटिव स्टेज, ऑटोनोमस स्टेज, फीडबैक स्टेज और रीइंफोर्समेंट स्टेज। तो कौन कौन से आपके दिए गए ऑप्शंस में से स्टेजेस हैं लर्निंग के? एसोसिएटिव स्टेज, ऑटोनोमस स्टेज, फीडबैक स्टेज और या फिर रीइंफोर्समेंट स्टेज। तो आंसर करिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बताया था 3 स्टेजेस होते हैं लर्निंग के। अब कौन कौन से होते हैं फटाफट आप बताइए मुझे, चैट बॉक्स में टाइप करिए फटाफट। 3 स्टेजेस होते हैं लर्निंग के, 4 दिया है, आपको बताना है इसमें कौन 2 सही है और 2 गलत है, उसको छोड़ देना है। 2 सही है उसको बताना है आपको। एसोसिएटिव स्टेज, ऑटोनोमस स्टेज, फीडबैक स्टेज और रीइंफोर्समेंट स्टेज। तो कौन सा है? 3 स्टेजेस होते हैं। तो पूजा का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 4, इसको लॉक कर देते हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपका। 2 स्टेज बी एंड ए आपका एसोसिएटिव स्टेज है, ऑटोनोमस स्टेज है, और एक बच गया क्या मेरा? स्टेजेस ऑफ मोटर्स की लर्निंग मैंने बताया था, पहला था आपका कोग्निटिव, दूसरा होता है एसोसिएटिव और तीसरा होता है आपका ऑटोनोमस। आंसर देख लिया आप लोगों ने? चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देख लिया इसका, पहले ही मैंने क्योंकि स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया था। लास्ट क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं क्योंकि आपने देख लिया उसका आंसर गलती से।
तो आज कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या था आपका लास्ट क्वेश्चन में। तो इसे मैच द फॉलोइंग आपको करना था, ठीक है। तो आपको कौन सा स्किल है, हैबिट क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, टेंडेंसी क्या होता है, उसको आप मैच करेंगे। तो हैबिट का क्या हो जाएगा मेरा, रेगुलरली। टेंडेंसी होता है, प्रैक्टिस होता है कि मेरा हैबिट बन चुका है, शाम को मैं डेली आता हूँ खेलने, तो हैबिट बन चुका है, प्रैक्टिस हो चुका है, जो मैं इजीली गिव अप नहीं कर पा रहा हूँ। फिर बी का क्या बोला आपका, फर्स्ट होगा सेटल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, मेरा एटीट्यूड है कि मैं उसके बारे में ऐसे सोचता हूँ, तो एटीट्यूड बन चुका है मेरा हर चीज के बारे में। फिर सी का क्या बोला, एप्टीट्यूड, मतलब मेरा नेचुरल एबिलिटी है कि मैं लॉजिकल रीजनिंग में अच्छा हूँ, तो नेचुरल एबिलिटी है यानी कि एप्टीट्यूड इंसान के बारे में बात की जा रही है। और डी बोला टेंडेंसी, मतलब उसका ऐसा ही टेंडेंसी, वो ऐसे ही काम को करता है, तो इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर बिहेवियर। तो 19 क्वेश्चंस आपके आए हुए थे साइकोलॉजी के, और पूरे को मैंने काफी अच्छे से आपको आज की क्लास में करवा दिया है। तो इसी के साथ हमारे यूनिट 3 के पीवाईक्यूज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगला यूनिट को स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 4 अगली क्लास में, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलिए आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास को। गुड नाइट। हेलो।